अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, दिमाग जिस्म का सबसे अहम उज़्व है क्योंकि ये पूरे निज़ाम को कंट्रोल करता है। दिमागी बीमारियों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी फालज है और हम आए दिन इसके बारे में सुनते रहते हैं। नाज़रीन, फालज से ना सिर्फ इंसानी जिस्म का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, बल्कि फालज की कुछ अक़साम में मरीज़ की सबसे बड़ी बेबसी ये होती है कि इसकी ज़बान भी मफलूज हो जाती है। वो जो कहना चाहता है नहीं कह पाता और इसे बात समझने में भी दुश्वारी होती है। मरीज़ की बोलचाल इसके मसले को अफेज़िया कहा जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में फालज और अफेज़िया दोनों पर बात करेंगे कि फ़ालज का क्या इलाज है और मरीज़ की बोलचाल को कैसे बहाल किया जा सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा बदर, कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। डॉक्टर फ़ायज़ा बदर के साथ तशरीफ़ रखती हैं शहनीला अमानत, सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ आज हमारे साथ अभी ऑनलाइन पे हैं डॉक्टर सज्जाद नसीर, सीनियर न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 0512331676। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारी डॉक्टर साहबान से बात करना चाहें तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सज्जाद साहब, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। नॉर्मली हम माशरे में ये सुनते हैं जी फ़लाँ को फ़ालज हो गया, कुछ लोग तो अभी यहाँ तक भी कहते हैं जी फ़लाँ के दिमाग पे फ़ालज पड़ गया। तो हमारे नाजरीन की को समझाने के लिए ये बताएं कि फ़ालज बुनियादी तौर पर होता क्या है। फालिज का मतलब ये है कि जिस्म के एक हिस्से का वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर काम करना छोड़ देना, इसे हम फालिज कहते हैं। इसीलिए मरीज को हम मफलूज भी कहते हैं। इसका एक और जो मतलब है वो है सकता, कि जैसे एक काम होता होता एकदम सुकून या साकत हो जाए, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फालिज। डॉक्टर फ़ायज़ा, अभी आज का जैसे हमारा टॉपिक है फ़ालज और अफेज़िया, और नॉर्मली अफेज़िया को भी कहा जाता है कि एक पेशेंट जो होता है वो फ़ालज के बाद बोल नहीं पाता। तो पहले जो बताएं कि अफेज़िया होता क्या है। कुछ मखसूस हिस्से हैं जो कि समझने में और बोलने में जो है वो कारआमद होते हैं। जब भी फालिज का अटैक होता है उसके नतीजे में अगर ये स्पेसिफ़िक जो ब्रेन के एरियाज़ हैं, ये हिस्से मुतासिर होंगे तो उसके नतीजे में आने वाली कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ को हम अफेज़िया कहते हैं। मिस शनीला, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम आए और ख़ास तौर पर फ़ालज के बाद इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, तो इसकी बेसिकली बुनियादी वजूहात क्या होती है? क्या जब भी किसी को फ़ालज होगा तो अफेज़िया भी साथ होगा? ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये कि इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फालिज के बाद एफेज़िया हो सकता है, ब्रेन में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो तो उसके साथ एफेज़िया हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी TBI, ब्रेन पे किसी किस्म की चोट लगने की वजह से एफेज़िया हो सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फालज और उसमें भी पेशेंट कभी कभी इस चीज़ को सफ़र करते करते साथ में मामूली तब्दीली आती है, लेकिन बेहतर भी हो जाते हैं। डॉक्टर सज्जाद, आप फालज के बारे में बता रहे थे कि उसमें किसी सख्ता आपने एक टर्म यूज़ की। तो नॉर्मली तो जब हम फालज के बारे में समझते हैं तो हम समझते हैं कि जिस्म की राइट साइड या लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। क्या इसकी स्पेसिफिक अलामत यही है या इसकी कोई और भी अलामत हैं? इसमें अगर हम शुरू करें तरतीब के साथ, तो जिस्म का एक हिस्सा दायां या बायां या जिस्म का कोई हिस्सा जैसे बाजू या टांग ये काम करनी छोड़ दे, इसके साथ मरीज को बाद दफा नजर आना भी बंद हो जाता है, वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे। इसी तरह उसकी जो स्पीच है या जो गुफ्तगू है, या तो वो बंद हो जाएगी या वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गैर मुताल्लिका किस्म की गुफ्तगू करनी शुरू कर देगा। अगर वो बिल्कुल बोलना बंद कर दे तो उसे हम कहेंगे एफेजिया। लेकिन अगर उसे एफेजिया का कोई और प्रॉब्लम होता है तो उसमें या तो वो उल्टी सीधी गुफ्तगू शुरू कर देगा और वो नॉन स्टॉप बोलता रहेगा, जिसका उन सवालों से कोई ताल्लुक नहीं जो उससे पूछे जा रहे हैं और इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं जो वो बताना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं फ्लुएंट एफेजिया।
अभी डॉक्टर फैज़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी। अफेजिया के हवाले से बात की है, तो क्या जब एक पेशेंट फालज के बाद बात नहीं कर सकता तो क्या हम कह सकते हैं कि जो फालज है वो उसकी जहानत को भी मुतासर कर देता है, सोचने समझने की सलाहियतों को भी मुतासर कर देता है? लेकिन वही मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि अफेजिया डिपेंड करता है कि जब तक आपके जो लैंग्वेज डोमिनेंट एरियाज़ हैं, जब भी वो मुतासर होंगे फालिज के नतीजे में या किसी भी और बीमारी के नतीजे में, सिर्फ उसी सूरत में हम मरीज़ के लिए अफेजिया की टर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर जिस तरीके से बात हुई कि फ्लुएंट हो सकता है, नॉन फ्लुएंट हो सकता है, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उसकी जो स्पीच है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जो अगले के लिए ना समझ आ सके उसको, तो वो भी अगेन के ब्रेन के अंदर कौन सा एरिया डैमेज हुआ है। फ्लुएंट अफेजिया जिस तरह वर्निक्स एरिया है, दिमाग के अंदर एक मखसूस एरिया है, अगर फालिज के अटैक में वो हिस्सा मुतासिर होगा तो पेशेंट को जो है वो बात को सुन के समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, और जो वो बात कर रहा होगा ऑल्दो वो रवानी के साथ कर रहा होगा लेकिन उसके अंदर से कोई भी मीनिंग अखज़ नहीं किया जा सकेगा। फिर एक और हिस्सा है जो कि स्पेसिफिकली बोलने को कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर सजाद, एक हमारे जो इधर अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ 1000 बंदों को फालज हो रहा है और उनमें से 400 बंदे मर जाते हैं, और ये एक मैं समझता हूँ बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बीमारी की इतने फैलने की वजह या इतनी प्रेवलेंस की वजह जो है वो हमारा कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या हमारा तर्ज ज़िंदगी तब्दील हो गया है? इसकी क्या वजूहत हैं? इस तरह है कि मैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बहुत ज़्यादा काम किया है, तो अगर मेरा वार्ड 80 मरीजों का था तो उसमें कम से कम 30 से 35 मरीज फालिज के होते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मरीज को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, वो सिगरेट पीता है, वो वर्जिश नहीं करता, दिल के अमराज की दवाइयाँ बाकायदगी से नहीं लेता। अगर उसे ये कहा जाए कि सिगरेट छोड़ दो तो वो सिगरेट भी नहीं छोड़ता। वर्जिश करना तो बड़ी दूर की बात है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मेरा है कि 10 लाख अफराद में शायद कोई 1 या 2 हों जो बाकायदगी के साथ वर्जिश करते हों। तो इसके जो हामिल है वो यही है: शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, सिगरेट पीना और इसके अलावा वर्जिश ना करना। डॉक्टर साहब, जी आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि फालज जो है वो खवातीन में ज़्यादा पाया जा रहा है या मर्दों में? देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो इसी तरह दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर वो निस्बतन मर्दों में ज्यादा हैं, और जो स्ट्रेस लेवल है यानी जो ज़हनी दबाव है वो भी मर्दों में औरतों की निस्बत ज्यादा है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में या इंडोर में चले जाएं तो आपको मर्दों की तादाद थोड़ी सी औरतों से ज्यादा मिलेगी। डॉक्टर फैज़ा, नो डाउट कि फालज के बाद एक पेशेंट की हालत बड़ी मिजरेबल हो जाती है और जब उसका चलना फिरना बंद हो जाता है वो बताची आ जाती है, लेकिन जैसे हमने शुरू में बात की कि उससे भी ज़्यादा जो मिजरेबल उसकी कंडीशन होती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, यानी अगर उसका जिस्म नहीं भी रहा तो वो कुछ कह सके तो वो फिर भी काफ़ी हद तक उसकी वो एक्सप्रेस करने से फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। तो नॉर्मली एक जब पेशेंट आपके पास ऐसा आता है तो आप उसको डायग्नोस कैसे करते हैं कि ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अफेजिया का ही पेशेंट है? ठीक है, देखिए, इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने जिक्र किया कि जो CT स्कैन्स और MRI की रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली ये बताते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो मुतासर हुआ है, क्या वो लैंग्वेज डोमिनेंट एरिया था या नहीं था। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ असेसमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं। पहले तो पाकिस्तान में हम इंग्लिश जो टूल्स अवेलेबल थे उन्हीं को ट्रांसलेट करके यूज़ करते थे। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ कॉलर हैं एक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? भाई सवाल ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर और दिमागी रसोली में क्या फर्क है? जरा आराम से बोलें, आराम से दोबारा बोलें। ब्रेन ट्यूमर और दिमागी रसोली क्या फर्क है? ब्रेन ट्यूमर में और किसमें? दिमागी रसोली में। ब्रेन इंजरी में। जी डॉक्टर साहब।
ट्यूमर तो बेसिकली रसोली के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, कि अगर ब्रेन में किसी किस्म की ग्रोथ हो जाए, वो कैंसेरियस भी हो सकती है, बिनाइन भी हो सकती है, लेकिन किसी किस्म की ग्रोथ हो जाए और उसका प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है। इंजरी इसके बरक्स, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम जो फालिज के नतीजे में जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में दिमाग का कोई हिस्सा जो कि लैंग्वेज डोमिनेंट है वो मुतासर हो जाए, किसी लड़ाई झगड़े में ऊपर छत से नीचे गिरने की सूरत में मुतासर हो जाए, तो वो इंजरी की कैटेगरी में आ जाता है। आप टूल्स की बात कर रही थी। जी, तो हमारे पास अब पाकिस्तान में उर्दू में जो है स्क्रीनिंग टूल भी मौजूद है और अफेजिया असेसमेंट टूल्स भी मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम मरीज़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्टी समझने में आ रही है, बोलने में आ रही है, चीज़ों का नाम लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है, सुन के चीज़ को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, इसी तरीके से लिखने में डिफ़िकल्टी आ रही है, चीज़ को पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि अफेजिया में आपके बोलने और समझने के साथ साथ आपकी रीडिंग एबिलिटीज़, राइटिंग एबिलिटीज़ भी मुतासर हो सकती हैं। तो जिस तरह आपने बात की कि अगर एक इनिशियल स्टेज में पेशेंट को फालिज का अटैक है और वो अपनी बात बोल के नहीं कर पा रहा, तो अफेजिया टेस्ट आपको ये देखने में मदद देते हैं कि क्या ये मरीज़ लिख के अपनी बात कम्युनिकेट कर पाएगा ताकि उसको डिप्रेशन से बचाया जा सके। और अगर वो लिख भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, तो फिर ये टूल हमें हेल्प करते हैं सिवियरिटी की बेस पे कि हम ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे या हम जो है सिर्फ थेरेपीज़ पे रिलाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें असेसमेंट के बाद पता चलती हैं। मिस शनीला, नॉर्मली जब किसी को फालिज होता है ना तो उसकी फैमिली भी एक मायूसी का शिकार हो जाती है और उनको लगता है कि शायद ये बंदा अब ठीक नहीं होगा। तो आपके तजर्बे में क्या आया कि ऐसे जो पेशेंट्स खासतौर पर अफेजिया के होते हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए और स्पीच थेरेपी उनकी की जाए तो क्या वो दोबारा बोलने लग जाते हैं? जी बिल्कुल, और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि आप जब फालिज का अटैक होता है पेशेंट को, तो उसके साथ ही अगर उसकी फ़ौरन से रिहेबिलिटेशन और स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है तो वो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है जिसके साथ पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी देते हैं और पेशेंट को इस चीज़ में हेल्प होती है कि वो अपनी बातचीत को कम्युनिकेट कर सकें। और इसके साथ साथ फिर फैमिली बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है और मसलसल जो इसकी जो प्रैक्टिस है और एक्सरसाइजेज जो गाइड की जाती हैं, फैमिली को इसके साथ इन्वॉल्व किया जाए और फैमिली को साथ में गाइडलाइंस दी जाएँ तो फैमिली बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसमें, और पेशेंट की जो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आ रही होती है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल होती है। डॉक्टर सजाद, आपने जैसे भी बात की कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी सेहत की केयर करते हैं या बाकायदा वर्जिश करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, शुगर को कंट्रोल रखते हैं। आप ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस एज में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कुछ टेस्ट करवाएं और वो टेस्ट कितनी कितनी देर बाद करवाने ज़रूरी हो जाते हैं? आमतौर पे ये कहा जाता है जी कि 40 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, दिल की ईसीजी करवानी चाहिए, इसी तरह गुर्दे के टेस्ट, यूरिया और क्रेटिनिन करवाना चाहिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर वालिदैन को या बड़े बहन भाइयों को शुगर या ब्लड प्रेशर का इस तरह का मसला है तो उन्हें ये टेस्ट 40 साल से पहले भी करवा लेनी चाहिए और अगर उसमें कोई मसला आता है तो उसका इलाज करना चाहिए। आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि ऐसी कोई ख़ास डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब ने उनको फालिज हुआ है जी जी तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। जी जी। तो वो उनका ये कि बाकी तो उनको वो फिजियो वगैरह करवाते हैं तो वो बेहतर हो गए हैं, टैबलेट्स बहुत सारी। तो अब ये कि उनका एक बाजू जो है वो काम नहीं करता। जी जी। बाकी एक साइड का उनको हुआ था ना, तो राइट साइड पे, तो वो राइट साइड पे अब ठीक हो गई, ये बाजू भी नहीं हो रहा। जी डॉक्टर साहब, आप इस हिस्से में थोड़ी सी गाइड करें। वो कहते हैं जी 6 माह हो गए फालिज हुए हुए और अभी तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं लेकिन अभी एक बाजू काम नहीं कर रहा, तो क्या इसमें भी अगर वो बाकायदा फिजियोथेरेपी करवाती रहेंगी तो बेहतरी आने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल चांसेस हैं जी। जिस तरह हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एक इस्तेलाह एंजियोप्लास्टी दिल के लिए जी, तो इसी तरह एक टर्म है न्यूरोप्लास्टी। जी जी। उसमें ये है कि मरीज जो है उसको एक एक्टिव फिजियोथेरेपी कराई जाए। पैसिव फिजियोथेरेपी वो है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट मरीज के फालिजशुदा हिस्से के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको वर्जिश करवाता है।
एक्टिव फिजियोथेरेपी ये है कि मरीज अपना दायां हाथ या टांग उसके ऊपर कंसंट्रेट करे और वो तसव्वुर करे कि मेरा हाथ जो है वो हिल रहा है, मेरा बाजू हिल रहा है। पहले वो अपनी उंगलियां जो है उनको खोले और बंद करे। उसके बाद वो अपना अंगूठा जो है उसको दायरे की शक्ल में घुमाए। ठीक है जी। इस तरह फिर वो अपने जो हाथ है उसको कंधे के साथ लगाने की कोशिश करे, फिर कंधे के साथ वाले बाजू को दायरों की शक्ल में घुमाने की कोशिश करे। शुरू में ये बहुत मसला होगा, मरीज कहते हैं जी हम तो बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो हिलता ही नहीं। लेकिन 5-6 महीने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि दिमाग के जो सिग्नल्स हैं उसके हाथ कोहनी या कंधे तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं और अपनी वो साइड को या जो फालिज शुदा हिस्सा है उसको हिलाना शुरू कर देता है। डॉक्टर फैज़ा, ये क्यों कहा जाता है कि फालिज में इलाज जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल कनेक्टेड सवाल किया है। जिस तरह अभी डॉक्टर सजाद बता रहे थे कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड है कि जिस टाइम पे इंजरी आती है, ब्रेन जो है वो मुतासर होता है, तो उसके बाद एक नेचुरल रिकवरी का पीरियड चल रहा होता है। तो हम कहते हैं कि पहले 3 महीने जो हैं वो गोल्डन रिकवरी पीरियड हैं। उसके अंदर आप ब्रेन को जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे उतनी बेहतर रिकवरी आएगी। इसलिए जो रिहेबिलिटेशन है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, स्पीच हो, निगलने के अमराज फालिज के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है, निगलने का मसला हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स अफेक्टेड होती हैं, इन तमाम चीज़ों में जितना जल्दी हम थेरेपी करेंगे, जितना ज़्यादा हम जल्दी ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, उतनी बेहतरी एक्सपेक्टेड है। मिस शनीला, नॉर्मली जब हम फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स जिनको फालिज हुआ होता है उनको फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर घर आके तो डेली बेसिस के ऊपर उनकी फिजियोथेरेपी करवाते हैं। डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना लाना बड़ा एक मसला का होता है। तो क्या स्पीच थेरेपी में भी पेशेंट को डेली स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, इसमें भी ऐसे ही है। जैसे जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं और जितनी पेशेंट को मशक करवाई जाती है इस चीज़ की, उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। डेली बेसिस पे 1 दफ़ा में या 2 दफ़ा दिन में या 3 दफ़ा दिन में फैमिली को भी साथ गाइड किया जाता है कि जैसे आपको एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है रिहेबिलिटेशन के अकॉर्डिंग, उसमें आप खुद भी पार्ट लें और उसके साथ साथ पेशेंट को जितनी ज़्यादा मुमकिन होती है ये एक्सरसाइजेज करवाएं और उतनी ही रिकवरी ज़्यादा अच्छी मुमकिन होती है। बल्कि आप दोनों से सवाल है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि फिजियोथेरेपी में तो पेशेंट को खुद कुछ नहीं करना पड़ता, नॉर्मली फिजियोथेरेपिस्ट उसको मूव करा रहा होता है। स्पीच थेरेपी में एक स्पीच थेरेपिस्ट को बार बार कह रहा होता है कि ये प्रोड्यूस करो, ज़बान बाहर निकालो, मुंह में हवा भरो, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है। और हमने देखा है कि अमूमन जो पेशेंट्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, 1-2 दफ़ा करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम नहीं करना। तो फिर ऐसे जो मौके आते हैं तो फिर एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्या स्ट्रेटजी होती है, उसको कैसे कंटिन्यू करता है? बिल्कुल, मैं मिस शानीला की बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक्चुअली स्पीच थेरेपी में स्पेशली जब हम अफेजिया की बात करते हैं तो टेलीथेरेपी का बहुत ज़्यादा एविडेंस मिलता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट घर जाके थेरेपी करा देते हैं। अब स्पीच थेरेपिस्ट भी होम रिहैब अवेलेबल है, डिफरेंट बड़े अस्पताल होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है स्पीच थेरेपिस्ट क्योंकि पाकिस्तान में कम है और मरीज़ किसी ऐसे इलाके में रहता है जहां उसको थेरेपी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो टेलीथेरेपी के थ्रू, जिसके अंदर हम ऑनलाइन सेशंस देते हैं, उससे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पे आपका दूसरा सवाल है पेशेंट को, देखें थेरेपीज़ के अंदर अब बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक ज़बान के पट्टों की मजबूती की वर्जिश की बात करते हैं, हम चेहरे के पट्टों की मजबूती की बात करते हैं, हम गुब्बारा फुलाने की बात करते हैं। लेकिन अगर थेरेपी के अंदर देखा जाए, जिस तरह एक थेरेपी है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी, जिसमें हम ब्रेन के अंदर मौजूद म्यूज़िक सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हमारे पास एक विजुअल एक्शन थेरेपी है जिसके अंदर हम डिफरेंट पिक्चर कार्ड्स को इस्तेमाल करके मैचिंग स्किल से फिर उसके बाद जो है वो थेरेपी दे के और उसकी स्पीच को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज़ को जो हमारे ट्रेडिशनल सेशंस हैं उसके साथ साथ जो इस वक्त लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको इस्तेमाल करें और पेशेंट को उस तरीके से थेरेपी कराएं जिसमें उनको इंगेज किया जा सके। देखिए, हम ज़बान को पकड़ के बाहर निकालें, दाएं और बाएं मूव करें, तो वो पैसिव एक्सरसाइज है जैसे डॉक्टर सजाद ने बताया। लेकिन स्पीच एक एक्टिव अमल है, इसके अंदर जब तक मरीज़ खुद से कोशिश नहीं करेगा, जब तक हम उसके ब्रेन को अप्रोप्रिएटली स्टिमुलेट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चूज़ नहीं करेंगे कि इस टाइप ऑफ अफेजिया के लिए ये वाली थेरेपी होनी चाहिए, तब तक मरीज़ जो है ना वो उसमें इम्प्रूवमेंट शो नहीं करेंगे और इंगेज भी नहीं होंगे। इसीलिए जैसे मिस शानीला ने भी कहा कि फैमिली को इंगेज रखना, ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट करना जो पेशेंट के लिए मीनिंगफुल हो, जिससे उसको ये लगे। अब अनफॉर्चुनेटली हम एक कार्ड्स का पैक उठाते हैं, उसमें से ज़ीब्रा निकाल के ज़ीब्रा कराना शुरू कर दिया। डेली लिविंग में उसको शायद ज़ीब्रा वर्ड कहने की कोई मोटिवेशन ना हो।
20 एटलीस्ट हमें वो वर्ड सिलेक्ट करने चाहिए जो मरीज़ के आम रोज़मर्रा इस्तेमाल के हैं, जो वो इस्तेमाल करना चाहे, जहाँ उसको फील हो कि अगर मैं ये बोलूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा। तो थेरेपी के लिए अगर एडिक्वेट मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, सही तशख़ीस की जाए, उसके मुताबिक थेरेपी सिलेक्ट की जाए, तो डेफिनेटली पेशेंट इंगेज होगा। डॉक्टर सजाद, एक बात बताइए कि आप किस तरह की पॉपुलेशन को हाई रिस्क पॉपुलेशन कह सकते हैं, या ऐसे कोई स्पेसिफिक वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं कि आप किसी को कह सकते हैं कि या इसको फालिज हो सकता है? जी, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि आम पब्लिक को इसका पता होना चाहिए। खासकर वो मरीज जिन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज हैं, वो सिगरेट पीते हैं, तो इस तरह होता है कि बार दफ़ा नज़र थोड़ी देर के लिए वो ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है। इसको दोबारा दोहराऊंगा, वैसा मरीज जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ है, उसकी नज़र धुंधली होकर ठीक हो जाती है, उसे फौरन डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। या बाद अब मरीज कहता है जी मैं बोलना चाहता था लेकिन मुझे कुछ सेकंड्स के लिए मेरे अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे, तो फिर वो ठीक हो जाता है। इसी तरह एक तरफ दाईं या बाईं तरफ जो है उसका बाजू सुन हो जाता है या टांग सुन हो जाती है, या बाजू और टांग एक तरफ के दोनों सुन होके ठीक हो जाते हैं, तो ये वार्निंग साइंस। नजर का धुंधला होना, मरीज बोल ना सके सही तरह से, उसकी एक साइड सुन हो जाए या कुछ सेकंड या आधे मिनट के लिए वो काम करना छोड़ दे, या उसको एकदम चक्कर आए और वो ठीक हो जाए। और खुसूसन जब ये सारे अवामल, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी, मोटापा, वर्जिश ना करना हो, तो उसे फौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में ना एक बड़ा मिथ पाया जाता है कि जनाब डॉक्टरी दवाइयाँ बड़ी गर्म होती हैं, तो इसका नुकसान बड़ा होता है। और वो जनाब इवन के कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर एक शख्स को ब्लड प्रेशर है और वो उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपने प्रॉपर मेडिसिन लेनी है और मुसलसल लेनी है, और वो नहीं लेता, तो वो कितने रिस्क पे चला जाता है? देखिए जी, अब दुनिया एक ग्लोबल दुनिया बन गई है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है। डॉक्टर साहब, आवाज़ बड़ी कम हो गई आपकी। वो पाकिस्तान के सारे शहर भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ये जो मीडिया का इस्तेमाल है, मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत बड़ी तालीम है कि जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर ये 5 या 10% लोग भी सुन के दूसरों को बताना शुरू कर दें, तो इससे चीजें मरीजों के लिए भी आसान हो जाएंगी, उनके रिश्तेदारों के लिए भी आसान हो जाएंगी और डॉक्टरों के लिए भी आसान हो जाएंगी। तो जब मरीज ये सारी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको बीमार होने के या फालिज होने के जो अमकानात हैं वो काफी कम होते जाएंगे। कोई दवाई गर्म नहीं होती, कोई दवाई ठंडी नहीं होती। उन्हें आपने ये बताना कि अगर आप 3 या 4 गोलियां खा के अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं और घर वालों को सुकून में रख सकते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें। बजा का डॉक्टर साहब, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे से डॉक्टर इस बात पे कंपेन कर रहे हैं कि कोई चीज़ ठंडी नहीं होती और कोई गर्म नहीं होती, लेकिन अभी तक हमारे लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पाए। वो अभी तक वो इस बात पे उनके बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं जी, फ़लाँ ग़िज़ा ठंडी और फ़लाँ ग़िज़ा जो है वो गर्म है, वो गर्मियों में खानी है और वो सर्दियों में खानी है। खैर डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे में आया है कि एक शख्स को फालज हुआ हो, उसकी ज़बान बंद हो गई हो और उसको थेरेपी दी गई हो और वो फिर बिल्कुल ठीक हो गया और बोलना शुरू कर दिया उसने? देखिए, माइनर सा डेफिसिट हो सकता है कि रह जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज में स्पेशली जो यंग पेशेंट्स होते हैं, और इस पे भी डिपेंड करता है कि फालिज जो था वो कितना सिवियर था, एरिया कितना डैमेज हुआ है। समटाइम्स ये होता है कि जो प्योर लैंग्वेज एरियाज़ होते हैं उनकी जो पेरिफ्रीज होती हैं वो डैमेज होती हैं, जिसके नतीजे में जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होते। उन केसेस के अंदर 100% रिकवरी भी देखी गई है। यंग पेशेंट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर रिकवरी आती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर माइल्ड सा डेफिसिट जो है वो रह जाता है। मिस सुनीला, एक जो फालिज का पेशेंट होता है, अफेजिया का पेशेंट होता है, इसके जो घर वाले हैं वो इस पेशेंट को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ये है कि क्योंकि वो उससे बड़ी आजमाइश घर वालों की होती है। जी बिल्कुल, फैमिली का मैंने पहले भी बताया जैसे कि बहुत अहम रोल होता है इसमें, और फैमिली बहुत अहम रोल प्ले भी कर सकती है अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिले तो फैमिली का ये रोल बनता है कि
पहली बात तो खुद थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, पेशेंट को थोड़ा सा उस तरह से डील करें कि पेशेंट की तरफ रश ना करें ज़्यादा, उनको बार बार जो है वो एक एक सवाल को बार बार ना दोहराएं। जब बात करें तो बहुत आराम से बात करें, इर्द गिर्द के शोर को थोड़ा कम रखें और कोशिश करें कि जब एक दफ़ा बात करें तो थोड़ा सा पेशेंट को टाइम दें कि किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है। अगर पेशेंट जो है वो अपनी एक बात को थोड़ा पॉइंट करके और अपने आप को थोड़ा सा हैंड रेज़ करके भी अपने आप कम्युनिकेशन कर देता है तो उससे भी पेशेंट की काफ़ी हद तक जो है वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ हो जाती है। कम्युनिकेशन तो ये भी हो जाता है कि पेशेंट ने हैंड रेज़ करके अपने आप को कम्युनिकेट कर दिया। तो फैमिली इसमें जो है इस तरह से तहम्मुल के साथ और इस तरह छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके जो बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं, फैमिली बहुत सपोर्ट कर सकती है। डॉक्टर सजाद, हम बात कर रहे थे भी खुराक के ठंडा या गर्म होने की, खैर वो तो आप कहेंगे जी लोग हमारे माने या ना माने, आप तो कहेंगे कि कुछ चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती, लेकिन बात ये डॉक्टर आप क्या मशवरा देंगे कि 50 साल की उम्र के बाद क्या कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे इंसान को परहेज़ करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे है जी। मैं समझता हूँ कि 50 साल की उम्र के बाद फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, दालें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और ख़ुसूसन अगर मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल या शुगर ज़्यादा है तो उन्हें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिसमें खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। तो खुराक का तो बहरहाल किरदार है कि इसमें मरीज़ों को परहेज़ जो है वो करना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अलावा नाश्ता बड़ा होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम होना चाहिए और रात बिल्कुल ही थोड़ा सा खाना होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा वादे कर देना, नाश्ता बड़ा होने से क्या मुराद है? क्या क्या नाश्ते में पराठे पाए नहारियाँ चलेंगी? नहीं, देखिए जिस मरीज को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसको शुगर है, तो उसे देखिए अगर वो महीने में एक आध दफा खा लेता है या 2-3 महीने बाद खा लेता है एक मुनासिब सी मिकदार में, तो मेरा ख्याल उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो हर हफ्ते खाए या हर रोज खाना शुरू कर दे तो यही चीज जो है उसके लिए मसाइल पैदा कर देगी। डॉक्टर फैज़ा, जब हमने बात की थी कि घर वाले एक पेशेंट को कैसे सपोर्ट करें, तो नॉर्मली आपने क्या देखा अपने एक्सपीरियंस में कि जब ऐसा कोई पेशेंट घर में होता है तो घर वाले वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनसे सरजद होती हैं? देखिए, एक तो वही बात है कि रेगुलर थेरेपी के लिए ना लेके आना। ऑल्दो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, पेशेंट को कम्यूट के इश्यूज़ हैं, उसको लेके आना। फालिज के मरीज़ के अंदर जिस तरीके से बात हो रही है कि जिस्म का एक साइड की वीकनेस है तो उसको गाड़ी में बिठाना लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बड़ी मिस्टेक ये है कि जो घर के लिए थेरेपी प्लान दिया जाए उसको फोकस ना किया जाए, या हम मरीज़ के लिए हर चीज़ को ख़ुद बोल के बताना शुरू कर दें, हम उसको टाइम ही ना दें कि वो ख़ुद से एफर्ट कर सके। एक और बहुत बड़ा अलमिया अगर हम अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जो घर वाले मिस्टेक करते हैं वो ये कि जो ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि बोलने के अलावा कौन से ऐसे ज़राए हो सकते हैं कि मरीज़ अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचा सके, जिसके अंदर इशारे आ जाते हैं, पिक्चर एक्सचेंज आ जाती है, आपके डिजिटल जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल आ जाता है। घर वाले उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने देते कि अगर वो ये इस्तेमाल करेंगे, इशारे से बात करेंगे, लिख के बात करेंगे तो हमारा मरीज़ बोलेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। रिसर्च इस चीज़ को साबित करती है कि जब हम पेशेंट को ऑल्टरनेट वेज़ कम्युनिकेट करने के प्रोवाइड करते हैं तो उसकी मदद से न्यूरोप्लास्टिसिटी का अमल ज़्यादा बेहतर होता है और मरीज़ ज़्यादा जल्दी बोलचाल जो है ना वो शुरू कर देता है। तो मेरे नज़दीक इस चीज़ के ऊपर काम करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि सिर्फ बोल के कम्युनिकेशन नहीं होती, इसके अलावा भी तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मिशनीला, जैसे हम बात करें कि ये जो फालज का पेशेंट होता है उसको बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या जितनी प्रॉब्लम बोलने में होती है उतनी ही लिखने पढ़ने में भी होती है? बिल्कुल, अगर पेशेंट को जो है बोलने में दिक्कत आ रही है तो पेशेंट को लिखने पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। वही अगेन बात है कि पेशेंट का जो डैमेज है वो कितना हुआ है और पेशेंट की जो ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। अगर बोलने और समझने वाला हिस्सा दोनों ही मुतासर हुए हैं तो डेफिनेटली पढ़ने और लिखने में भी पेशेंट को उतनी ही दिक्कत आएगी। डॉक्टर सजाद, मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो भी मैंने डॉक्टर फ़ायदा से किया था कि अगर एक शख्स को फालज का अटैक होता है और उसे टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ये मैं समझता हूं कि आज प्रोग्राम का सबसे अहम सवाल है। पिछले 1 साल के अंदर मैंने कोई 15 मरीजों को एक मखसूस इंजेक्शन दिया है जिसकी अब एक इम्प्रूव फॉर्म भी आ गई है। एक है टीपीए जो कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है और दूसरा है
टेनेक्टाप्लेस। अब यकीन करें कि मरीज को मैं ये इंजेक्शन लगाता हूं और उनमें से 15 मरीजों में से कम 14 मरीज ऐसे थे जो 1 घंटे के बाद उठ के खड़े हो गए। ये मेरे लिए भी पहली दफा जब मैंने लगाया था बाहर के मुल्क में, तो वो मरीज तो हैरान हुआ ही हुआ, मैं खुद हैरान हो गया था ये कितनी जबरदस्त चीज है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही मरीज को वार्निंग साइंस हो, किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे ऐसे, अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये इंजेक्शन मौजूद है, फौरन वहां पे ले जाए कि जी मरीज को फालज हुए 15 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है। अब यकीन करेंगे कि ये इंजेक्शन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मौजज़ा है, मरीज मुकम्मल 100% ठीक हो जाता है। मैंने मफलूज मरीजों को जो बात नहीं करते, इस इंजेक्शन के बाद फौरी तौर पर ठीक होते देखा है और चलते फिरते देखा है। लेकिन डॉक्टर साहब ये टाइम लिमिट कितनी है, कितने टाइम के अंदर इसको लगना चाहिए? पहले ये होता था 3.5 घंटे, अब इन्होंने बढ़ा के ये 4.5 घंटे कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ वही कहते हैं जी, जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है। डॉक्टर फैज़ा, क्या जो फालज होता है या जब अब अफेजिया का पेशेंट होता है तो उसकी मेमोरी भी मुतासर हो जाती है? देखिए, इसमें बेसिकली एक सिम्टम है अनोमिया, जिसको यूजली हम मेमोरी प्रॉब्लम, आम ज़बान में लोगों को लगता है कि ये मेमोरी का प्रॉब्लम आ गया फालिज के बाद। अनोमिया बेसिकली वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी को कहते हैं, जिसमें मरीज़ को ये पता होता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड उसकी ज़बान पे नहीं आ रहा। जैसे उसे पता है कि ये मग रखा हुआ है, लेकिन वो वर्ड मग नहीं बोल पाएगा। तो लगता यही है कि शायद उसकी याददाश्त मुतासर हो गई है, लेकिन बेसिकली प्योरली मेमोरी डेफिसिट नहीं होता, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी होती है। पेशेंट हो सकता है आपसे कहें ये तो मैं रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें चाय पीते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो नहीं आ रहा। आपने कहा थोड़ा सा उसको साउंड स्टिमुलस दिया तो एकदम से उसने बोल दिया मग, और ये इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम होता है। कभी 1 मिनट में वो चीज़ का नाम ले रहा होता है, दूसरे मिनट में उसको उस चीज़ का नाम नहीं आ रहा होता। तो ये प्रॉब्लम सबसे कॉमन सिम्टम है अफेजिया का। चाहे पेशेंट को किसी भी टाइप का अफेजिया हो, उसके अंदर आम देखे जाने वाला जो सिम्टम है वो ये अनोमिया है, जिसमें वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी है, और सबसे एंड में रिजॉल्व होने वाला इशू भी अनोमिया ही है। मिशनला, जैसे अभी डॉक्टर फैज़ा ने मुख्तलिफ थेरेपीज़ की बात की है, तो नॉर्मली आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है कि सबसे आसान थेरेपी जो आप भी करवा सकें और घर वाले भी इसमें अगर आप थोड़ा सा उनको टीच कर दें तो वो भी आपको हेल्प कर सकें, वो और उस पर वो इकोनॉमिकल बर्डन भी इतना ना हो, वो कौन सी थेरेपी है? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान हम डैमेज के अकॉर्डिंग कौन सा सेट करते हैं। तो जो भी उसमें थेरेपी, जैसे मैडम ने अभी बात की कि मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर हम फैमिली को वो गाइड कर देते हैं और पेशेंट को उसकी नीड भी होती है, तो वो बहुत इफेक्टिव रहती है उस चीज़ के लिए कि पेशेंट को वो चीज़ हमने गाइड की, और उसके जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो समझने की जो है वो बेहतर होती है, लेकिन बोलने की हिस्स मुतासर हुई होती है, तो पेशेंट इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से जो है, अगर हम विजुअल एक्शन थेरेपी की बात करें तो इसमें पेशेंट की समझ भी मुतासर हो जाती है और उसमें बोलना भी मुतासर होता है, तो इस पे भी पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, और ये भी फैमिली को बहुत अच्छी गाइड की जा सकती है डेली बेसिस पे। लेकिन इसके साथ साथ ये बिल्कुल सिखाया भी जा सकता है, और साथ में ये कि पेशेंट प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी आए, रोज़ाना थेरेपी के लिए हेल्प सीख करें, और साथ में ये कि फैमिली को भी हम गाइड करें। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सज्जाद नसीर। नॉर्मली फालिज का जब किसी को अटैक होता है तो उसको एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। हम इसको एमरजेंसी क्यों कहते हैं? क्या इसमें इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, एक आदमी है, उसकी जुबान बंद हो जाती है, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी इमरजेंसी है, उसके घर वालों के लिए भी इमरजेंसी है, उसके जिस्म का एक हिस्सा बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये तो यकीनन एक इमरजेंसी है, और इसका वैसे ही मैंने बताया कि मरीज कुछ नहीं करना, मरीज को लेना है और लेके हॉस्पिटल चले जाना है, और अब न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इसका इलाज करेगा। डॉक्टर फैज़ा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इमरजेंसी है, नॉर्मली हम भी इमरजेंसीज को कहते हैं जिसमें किसी की जान को ख़तरा होता है, और जब जान को ख़तरा होता है तो वाकई हम हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, हम पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन जब थेरेपी की बात आती है ना, वो चाहे फिजियोथेरेपी हो या स्पीच थेरेपी हो, तो नॉर्मली वो घर वाले कहते हैं जी फ़ायदा तो होना कोई नहीं,
बिल्कुल ठीक है ना, वो रोज़ स्पीच थेरेपिस्ट आता है या फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो करवा के चला जाता है, रिजल्ट कोई आता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो एक दफ़ा स्पीच थेरेपी कराई है तो शायद अगली दफ़ा वो बोल पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि थेरेपी का क्या रोल होता है और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड होते हैं कि उसमें चेंज आना शुरू हो जाए। तो असल में हम लोग जो हैं वो एक क्विक फिक्स चाह रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और एक चलता फिरता शख्स या एक बिल्कुल सही बात करने वाला शख्स जो कि जॉब पे जा रहा है या अपने घर वालों के साथ जो है वो किसी तमाम तर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, वो अचानक से बात करना छोड़ दे या चलना फिरना छोड़ दे, तो फैमिली को एक क्विक फिक्स जो है ना उसकी ज़रूरत होती है कि कैसे कोई एक ऐसा मिरेकल हो जाए या कोई ऐसी गोली मिल जाए जिससे मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाए। इसके बरक्स थेरेपी बहुत पेशेंस वाला काम कॉल है। लेनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने पूछना था कि मेरे वालिद साहब को 2 साल हो गए मैं फालिज को। जी। तो वो जो अभी सर सजाद ने डॉक्टर सजाद साहब ने बताया इसको इंजेक्शन, जी। तो वो अभी भी लगवा सकते हैं इनको, और उसका नाम काइंडली बता दें। मैं आपका सवाल नोट करो जी, मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, अब पूछ तो बात कर लें। जी डॉक्टर साहब आप बात करी थी। जी, तो उसमें हमें ये लगता है क्योंकि थेरेपी के अंदर हमने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की जैसे बात की, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जिस तरह हम एक बच्चे को बोलना सिखाते हैं तो ब्रेन में पाथवे डेवलप होना शुरू होते हैं, इसी तरीके से फालिज के मरीज़ों में जहाँ पे ब्रेन का एक हिस्सा मुतासर हो चुका है वहाँ पे उन पाथवेज़ की डेवलपमेंट जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मैं यही आपके तवसत से लोगों को कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा हौसले से और सब्र से काम लें, और डेफिनेटली थेरेपी जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो फ्रूटफुल होती है, उसके जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें नज़र आना शुरू होती है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते के अंदर किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट को एक्सपेक्ट करना जो है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। डॉक्टर सजाद हमारे भी कॉलर थे, उन्होंने कहा जी कि मेरे फादर को 2 साल हो गए फालज हुए, तो जो इंजेक्शन उन्होंने बताए हैं क्या वो इंजेक्शन अब भी लगवाए जा सकते हैं और उनके नाम क्या हैं, वो उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। कोई फायदा नहीं कि उन इंजेक्शन से लगाने का। अच्छा। वो इंजेक्शन 4 घंटे के अंदर लग जाने चाहिए। ठीक है। और ऐसा इंजेक्शन लगाने का सोचना भी नहीं चाहिए। यानी अब वो लगवाएं तो नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो है ना वो डैमेज हो चुका है। हाँ। यानी मैं समझता हूँ कि वो 4 घंटे के अंदर अगर वो काम करना छोड़ देता है तो फिर इस इंजेक्शन को लगाने का मतलब है कि खून की वो नालियां जहां इंजेक्शन जाना है वो भी फट जाएंगी और दिमाग का हिस्सा भी डैमेज हो जाएगा और मरीज को ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, उसकी शरेआन फट जाएगी। अच्छा, वो ये अब नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मिस शरीला, नॉर्मली तो फेजिया में हम कह रहे हैं कि ज़ुबान बंद हो जाती है, तो ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं, ठीक है, क्या उसका वो फेजिया का इफेक्ट उन सारी ज़बानों पे एक जैसा पड़ेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक जैसा पड़ेगा। और कभी होता है कि नेटिव लैंग्वेज जो है या पेशेंट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, अगर डैमेज उसी के अकॉर्डिंग हुआ है तो कुछ 1-2 वर्ड्स या कुछ थोड़ी बहुत समझ जो है वो पेशेंट की बेहतर रह जाती है, लेकिन जितनी ज़बानें पेशेंट जानता होता है वो सारी ही इफेक्ट होती हैं। डॉक्टर सजाद आपसे हम ये पूछना चाहेंगे जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ये क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब है वक्ती तौर पर। ओके। इस्कीमिया का मतलब है कि खून के दिमाग के किसी हिस्से में खून का दौरान कम हो जाना और अटैक हमला है। ये बिल्कुल टेम्परेरी और आर्जी तौर पे होता है, जिसमें मरीज जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो ठीक हो जाता है। इसको ट्रांजिएंट कहते हैं, यानी वक्ती तौर पे। क्या खुद बहुत ही ठीक हो जाता है? अगर इस तरह है कि खून का लोथड़ा जो है वो इतना छोटा होता है कि वो दिमाग जिस्म के जिस हिस्से को मुतासर करता है वो तेजी से वहां से निकल जाता है, खून का दौरान वहां से फिर शुरू हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। डॉक्टर फायदा, क्या एक जो फालिज का पेशेंट होता है और फिजिया के पेशेंट होता है, ये साइकोलॉजिकली या इमोशनली तोड़ फोड़ का शिकार भी हो जाता है, और क्या इसमें ज़रूरत होती है कि अच्छे इसको स्पीच थेरेपी फिजियोथेरेपी के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी देखे और उस हवाले से भी उसकी एवेल्यूएशन करे और जो पॉसिबल थेरेपी उसको दी जा सकती है वो दे? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक शख्स जो बिल्कुल अपने डेली फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट था वो एकदम से डिपेंडेंट हो गया है, या उसकी जो भी डेली लिविंग है वो एकदम से मुतासर हो गई है, तो इसके नतीजे में डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है,
और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी होते हैं, तो जब फालिज का अटैक होता है तो हम बाकी चीज़ों को बिल्कुल साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ फालिज के इलाज के ऊपर फोकस करते हैं। तो इस सूरत में वो मरीज़ जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो डेफिनेटली बेनिफिशियल जो है वो किरदार अदा कर सकता है। लेकिन फालिज का जो इलाज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट से लेके और थेरेपिस्ट तक तमाम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब तक तमाम टीम उसके अंदर एक डायरेक्शन में काम नहीं करती, आपस में चीज़ों को डिस्कस करके काम नहीं करती, तब तक हम उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जी जिस्म का एक हिस्सा वीक हो गया, तो हमें लगता है कि जिस्म का एक हिस्सा वीक हो गया तो ये तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। लेकिन अगर स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करेगा तो वो थेरेपी के दौरान उसके जो जिस्म का वीक हिस्सा है उस साइड से आके थेरेपी एक्टिविटीज़ कराएगा, उस साइड से पेशेंट को मुखातिब करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कोई हेमी निगलेक्ट आ रहा है, जिस तरह विजन की बात बार बार डॉक्टर सजाद ने की, तो पेशेंट उस साइड को अटेंड करना शुरू करे। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, पोस्चर मैनेजमेंट है, फीडिंग में एस्पिरेशन प्रिकॉशन है कि मरीज़ को जो खिलाया जा रहा है वो सांस की नाली में ना जाए, खुराक की नाली में जाए, उसमें बैठने का सही तरीके से बैठने का क्या रोल है। तो जब तक एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होगी, उसमें साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट, तमाम लोग जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, वो तमाम लोग एक जगह पे बैठ के इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा प्लान नहीं दे सकते फालिज के मरीज़ को। डॉक्टर सजाद, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब किसी को एक दफ़ा फालज हो जाए तो उसको दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, बल्कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जी। अगर किसी मरीज को एक दफा फालिज हो जाए तो उसका दूसरा फालिज होने के चांसेस 50 से 60% तक है। अगर उसको तीसरा अटैक हो जाए, दूसरा अटैक हो जाए, तो उसको तीसरा अटैक होने के 90% चांसेस हैं। और चौथा अटैक आमतौर पर मरीज जो है ना वो फिर जिंदा नहीं रहता। और इसका यही तरीका है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की जो बीमारियां उसको कंट्रोल करे और दवाइयां इस्तेमाल करता रहे और फिजियोथेरेपी करता रहे। तो फिर क्या फालिज के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर उसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है? देखें, शुगर ने कंट्रोल होना है, मुस्तकिल ठीक नहीं होना। ब्लड प्रेशर जो है वो भी सारी जिंदगी चलता है। दिल को जो एक दफा डैमेज हो गया या तकलीफ हो गई है वो दिल की दवाइयों से ही मुस्तकिल रह सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी परहेज और फिजियोथेरेपी है। ऐसे मरीज जो है वो तकरीबन एक आम नॉर्मल इंसान की तरह ही जिंदा रहते हैं। फिर मिस अनिला, अगर अफेसिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए, स्पीच थेरेपी ना दी जाए, तो क्या ये दिन ब दिन मज़ीद पेशेंट ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है? देखिए, बात वही है कि जो जितना जल्दी पेशेंट की थेरेपी साथ साथ स्टार्ट होती है उतने अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पेशेंट या फैमिली को पता नहीं है इस चीज़ का कि हमने स्पीच थेरेपी लेनी थी या रिहेबिलिटेशन लेनी थी और उसके 3 मंथ्स गुजर गए हैं या 2 मंथ्स गुजर गए हैं, तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये कि बेहतरी आ सकती है मरीज़ में देर से लेने से भी। लेकिन ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हो चुका होता है उसको तो सही नहीं किया जा सकता, लेकिन जो थेरेपी है उसके थ्रू पेशेंट को मदद मिल सकती है। प्रोग्रेसिव नहीं होता जी, ना, मतलब ये अगर जितना हो गया एक दफ़ा अटैक में, जितना डैमेज आ गया, तो जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं तो उसमें अफेजिया टाइम के साथ बतदरीज ख़राब नहीं होता। जितना डैमेज आ गया स्टैटिक आ जाएगा, लेकिन डिप्रेशन की वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं कि एक पेशेंट इतना मायूस हो जाए कि वो बिल्कुल ही जो थोड़ा बहुत वो बोल भी सकता है वो बोलना बिल्कुल ही छोड़ दे। डॉक्टर सजाद, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो क्या फालिज की, जैसे आपने कहा है कि पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो क्या पाकिस्तान के तमाम शहरों में इसकी बेहतरीन इलाज की सहूलियत मौजूद है? जी बिल्कुल ऐसे है। कम से कम जहां तक मुझे लाहौर, मुल्तान, ये बहुत सारे शहर जिनके अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबके अंदर अब ये इंजेक्शन मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये जो इंजेक्शन है वो है। और मैं अगर आपको बाहर के मुल्क का तजर्बा बताऊं तो वहां पे जो नर्सेज हैं वो भी ये इंजेक्शन लगा लेती हैं। उनकी इतनी ज्यादा उन्होंने ट्रेनिंग की होती है। तो मैं यही समझता हूं कि अगर किसी मरीज को फालिज हो जाता है या फालिज बढ़ता जा रहा है तो उन्हें वक्त ज़ाया किए बगैर, फोन पे किसी से मशवरा किए बगैर फौरन अस्पताल चले जाना चाहिए। और वहां पे लोग इस तरह के ट्रेंड हों
कि मरीज वहां जाए, उसको असेस करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 मिनट लगते हैं, और जितनी देर तक हम असेस कर रहे होते हैं फौरी तौर पे इंजेक्शन तैयार हो जाता है और हम मरीज को इंजेक्शन लगा देते हैं। इसमें जो टीपी है उसमें हम 10% इंजेक्शन पहले लगाते हैं और बाकी का हिस्सा जो है 1 घंटे के अंदर लगाते हैं, जबकि जो नया इंजेक्शन जिसे हम टेनेक्टक लेज कहते हैं उसे हम 5 या 6 मिनट के अंदर लगा देते हैं। वो ज्यादा सेफ है, उसके साइड इफेक्ट कम है और उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही मसला है कि इंजेक्शंस लाखों में आते हैं। डॉक्टर सजाद आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फ़ायज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया, मिस शनीला आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे फालज के हवाले से। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर फालज के पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पाकिस्तान में जिस तेज़ी से लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं वो लम्हा फ़िक्री है। ज़रा सी एहतियात, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।